जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप अच्छा है या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप अच्छा है? एचडीएफसी के अंदर एक क्या न्यूज आ रही है जिस वजह से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वाले इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने की जरूरत है और पराग पारेख हो सकता है 2026 में 10-12% के आसपास के रिटर्न के आसपास ही होवर करे और जियो के ऊपर क्या एक एज मिलता है जिससे जियो यहां से अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले एक हेल्प चाहिए मुझे आपकी, क्या सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो। आप जो टॉपिक्स बता रहे हो उस पे हम वीडियो बना रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। काफी ज्यादा हाइप्ड म्यूचुअल फंड है, ऑब्वियस रीजंस। हमारे मोटा भाई और जो ब्लैकरॉक अपनी एसेट मैनेजमेंट्स के लिए जाना जाता है, इनका जब मर्जर हुआ है तो भाई ये तो लाइमलाइट में रहना ही था। और अगर हम बात करें लास्ट एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो एक महीने की परफॉर्मेंस तो यहाँ पे 0.88% की है, जो कि मैं बोलूंगा अच्छी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा नहीं है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है अक्टूबर 17 को। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1800 करोड़ का ऑलरेडी ये बना चुके हैं, तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, इसके पॉजिटिव हम कैसे समझेंगे, अब ये समझो, क्योंकि उसको एनालाइज करने का तरीका पूरा अलग होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि इसका जो एसेट है वो कहाँ है, मतलब बैंक्स के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 15%, आईटी सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ये जो मेजर सेक्टर्स इन्होंने चूज करे हैं ये एक्चुअली अच्छी है। इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं जो कि अभी भी चल रहा है। एक और चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो है इसके स्टॉक्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कंपनी पैसा बनाएगी तो वो सिर्फ स्टॉक बेस के ऊपर ही बनाएगी। तो जो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप है उसके अंदर एचडीएफसी बैंक होल्ड करता है 8%, आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करता है 5%, रिलायंस 5%, इन्फोसिस 4%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, और ऐसे ही आपको स्टॉक्स इसके अंदर काफी सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो टॉप स्टॉक्स इनके अंदर इन्होंने होल्ड करे हुए हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, और यही कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ड्राइव करेंगे यहां से इसकी ग्रोथ को। क्योंकि देखो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ज्यादा अंडर वैल्यूड है इसलिए यहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। रिलायंस, जियो का तो डालना ही था लेकिन फिर भी रिलायंस भी अंडर वैल्यूड है इसलिए डाला हुआ है। तो ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो की बात की जाए तो अमेजिंग है। लेकिन अगर हम देखें इन्फोसिस के बाद इन्होंने जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट की वो कम कर दी। अदानी पोर्ट जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, किस वजह से, जब हम क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसे लिया था, लेकिन जियो ब्लैक रॉक में भी है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं और आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओवरऑल अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो काफी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेरे हिसाब से टॉप 20 कंपनीज पूरी तरीके से इस पोर्टफोलियो को ड्राइव करने वाली है। इस पोर्टफोलियो में एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती। लेकिन एक और चीज आपको समझ आनी चाहिए कि इसके पास एज क्यों है, क्यों जो जियो का म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप का ये बेटर है अभी के मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, इनके पास कोई बैगेज नहीं है। बैगेज का क्या मतलब है कि भाई पुराने स्टॉक्स जो नहीं चल रहे वो भी इन्होंने होल्ड करे हुए हैं। अगर हम कभी भी एक नया म्यूचुअल फंड लेते हैं, एनएफओ लेते हैं, तो वो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन एनी कंडीशन ये अच्छा ही काम करता है। क्यों? सपोज करो एक म्यूचुअल फंड मैं बनाता हूं आज के मार्केट के अंदर, ठीक है, और एक म्यूचुअल फंड आज से 10 साल पहले बना हुआ है। अब जो मेरा म्यूचुअल फंड होगा मैं मार्केट में देखूंगा कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में है, वो जो स्टॉक्स है क्या वो अंडर वैल्यूड है, और ऐसे करके नई प्राइस के ऊपर मैं एंटर कर रहा हूं उस म्यूचुअल फंड में। तो मेरा स्टार्टिंग प्राइस लोगों का हो सकता है टॉप प्राइस हो जाए, ठीक है। इस वजह से जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मुझे मिलता है। इसीलिए आप कोई भी एनएफओ देखोगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 से 1.5 साल तक जियो ब्लैक रॉक काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन क्या ब्लैक रॉक की पहली बार जियो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है? नहीं, इससे पहले इसने डीएसपी के साथ पार्टनरशिप करी थी 2014-15 के आसपास, और 2018-19 के आसपास इनकी पार्टनरशिप टूट गई थी। डीएसपी ने पूरा स्टेक खरीद लिया था, जियो ब्लैक रॉक का 40% के आसपास स्टेक था। और अगर हम बात करें 2015 से 18-19 के बीच में डीएसपी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रह चुका था। तो देयर इज अ हाई चांस कि जियो ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड है वो भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रहे एटलीस्ट कुछ टाइम तक। तो ये चीज आपकी नजरों में होनी चाहिए। यहां पे एनालिसिस करने के लिए कोई भी कुछ खास चीजें हैं नहीं। फंड मैनेजर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, वेल नोन नेम है, तो यहां पे ग्रोथ की उम्मीद पूरी है। लेकिन एक और चीज याद रखना, जियो और जो ब्लैक रॉक है ये कोई डिसरप्शन नहीं फैलाने वाले। यहां पे ऐसा नहीं कि पराग पारेख को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। यहां पे अगर स्टॉक अच्छे चलेंगे तो यहां पैसा बनेगा, नहीं चलेंगे तो नहीं बनेगा। ना जियो से कोई फर्क पड़ता है ना ही ब्लैक रॉक से। अगर हम पराग पारेख की बात करें उसी तरफ दूसरी साइड, एक महीने के अंदर पराग पारेख ने 0.63% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इस सिचुएशन में सिर्फ एक महीने का कंपैरिजन करें जो कि अननेसेसरी
अननेसेसरी है, बट फिर भी यहाँ पे जो जियो है वो अच्छा दिख रहा है। जो बैगेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो कहीं ना कहीं पराग पारेख को थोड़ा सा पीछे खींच रहा है। नेट नेट अगर मैं इसकी भी पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप कंपेयर कर लोगे आसानी से कि जो पराग पारेख है ये बैंक, इन्वेस्टमेंट और आईटी की साइड काफी ज्यादा लीन डाउन है, वहीं पे जो जियो ब्लैक रॉक है ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेना चाहते हो तो जियो ब्लैक रॉक बेस्ट है। पराग पारेख अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेगेसी म्यूचुअल फंड है, मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, क्योंकि अभी ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है तो बहुत अच्छे से एनालाइज करना इसको पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, जो पराग पारेख के फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर जी, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो थोड़ा सा तहलका मचाने वाला है। वो क्या है? एक्सपेक्ट करो 10 से 12% के रिटर्न पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से अगले कुछ सालों के लिए। तो ये जो राजीव ठक्कर जी हैं ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं और क्या इसमें कोई डरने वाली बात है? देखो, अगर हम रीसेंट इन्फ्लोस की बात करें तो बाजार में पहले स्मॉल कैप पे जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो दबा करके पैसा डाल रहे थे। सेबी ने ये बोला कि यार अपने पैसों को संभाल के डालो। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल कैप दबा करके नीचे गिरना शुरू करता है, वो पैसा नहीं बनाता, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है, रिटेल इन्वेस्टर को काफी नुकसान होता है। वैल्यू रिसर्च भी ये बताती है 40% रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते म्यूचुअल फंड के अंदर। क्यों? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप यहाँ पे लॉस कर जाओगे, और यही चीज राजीव ठक्कर जी करना चाहते हैं। राजीव ठक्कर ने ये बोला और आगे ये बताया कि जो पराग पारेख एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये आगे चल करके कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से जो रिटर्न्स है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं, लोअर डबल डिजिट के अंदर रिटर्न आ सकते हैं। और ये इंसान तब बोल रहा है जब ये रोबस्ट 19% के CAGR वाले रिटर्न्स पे बैठा है। तो अगर कोई फंड मैनेजर आपको कहता है कि कॉशियसली अप्रोच लो, तो इसका ये मतलब है कि उनका म्यूचुअल फंड हो सकता है आने वाले टाइम से थोड़े टर्बुलेंस से गुजरे। लेकिन ये सिर्फ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के लिए नहीं है, ये किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड के लिए है, क्योंकि अगर मैक्रो इकोनॉमिक अच्छी काम नहीं करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा काम नहीं करेगा। एक और रियलिटी जो इन्होंने बताई और मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने बहुत ही कम फंड मैनेजर को ये चीजें बोलते हुए देखी है कि रिटेल इन्वेस्टर की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं रिसेंटली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से कि 19, 20, 25% के रिटर्न मिलेंगे, और ऐसा होता हुआ आगे इन्हें नहीं दिखता। बेस्ट केस सिनेरियो में 12 से 14% के रिटर्न इन्होंने डिस्कस करे, और बेस्ट केस सिनेरियो में जो आपको लेकर के चलना चाहिए वो है 10 से 12% के रिटर्न 2026 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के लिए। ये आपकी अगर रियलिस्टिक रिटर्न की अप्रोच होगी तो ये अच्छा होगा। इससे ज़्यादा मिल जाए आपके लिए खुशी की बात है, इससे कम मिले तो कम से कम आप निराश नहीं होगे, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेट हो चुकी है। तो अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्टेड हो या करने वाले हो, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम होने वाला है, जहाँ पे लार्ज कैप काफ़ी अच्छे से चल रहा है और जो बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप हैं वो गिरे हुए हैं। और अभी मोस्ट प्रॉब्ली जो माइक्रो इकोनॉमिक का सिनेरियो हमें देख करके लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा थम के ही चलेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 2, 4, 6 महीने के बाद स्मॉल कैप भी बहुत अच्छी से रिकवरी करेगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के बारे में कि यहाँ पे क्या कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। टॉप फंड मैनेजर रोशी जैन, उन्होंने एचडीएफसी एएमसी को क्विट कर दिया है 4 साल के बाद, और सीनियर फंड मैनेजर रोशी जैन को एक्सपीरियंस है रुपीस 1.3 ट्रिलियन के आसपास का एसेट मैनेजमेंट हैंडल करने का। वो फ्लेक्सी कैप के अंदर कर रही थी काफी टाइम से, और उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से। अब इससे क्या होगा इसको आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सी कैप में या किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे इंपैक्ट आता है। जब भी कोई फंड मैनेजर अच्छा कर रहा होता है तो दूसरे फंड हाउसेज जो हैं वो उसको लेने की कोशिश करते हैं, और यही चीज इनके साथ हुई। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से इन्होंने रिजाइन किया और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गई। इनका जो एक्सपीरियंस रहा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ एज अ इन्वेस्टर अगर मैं बताऊं तो काफी ज्यादा बढ़िया रहा। इनके आने के बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो कि काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने एक्चुअली आउट परफॉर्म करा। इवन कई सिनेरियो के अंदर पराग पारेख को भी बीट कर दिया। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, पराग पारेख वर्सेस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आप जरूर देखना। वहां पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो के अंदर पराग पारेख को बीट कर दिया था। लेकिन अब क्या होता है, अब आ जाता है यहाँ पे रिजाइन। अब ये अनएक्सपेक्टेड है। अब जब रिजाइन आता है तो बेसिकली इश्यूज क्या आते हैं, जब भी कोई फंड मैनेजर रिजाइन करता है, एक नया फंड मैनेजर टेक ओवर करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो पोर्टफोलियो होता है उस म्यूचुअल फंड का वो काफी तेजी से शिफ्ट हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप फंड मैनेजर को एज ए एम्प्लॉय समझो, ठीक है, कि आप एक नई कंपनी में गए हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आप पुराने का काम हैंडल कर रहे हो, आप बोलोगे कि यार ये क्या कचरा फैलाया हुआ है, इसको तो ऐसे कर सकते हैं, इसको तो ऐसे कर सकते हैं। क्यों? आप नए आए हो, आपको खुद को प्रूव करना है। तो जो पुराना फंड मैनेजर था वो भी एज अ फंड मैनेजर ही था, वो भी एक एम्प्लॉय था। तो जो नया एम्प्लॉय आएगा वो बोलेगा यार ये क्या करके गए हैं, इसको तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में पास्ट में ऑलरेडी देखा गया है कि अच्छे चलते हुए म्यूचुअल फंड्स काफी बार अंडर परफॉर्म करने लगते
हैं फंड मैनेजर के चेंज होने के बाद, बिकॉज वो अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लाते हैं। जब रोशी जीन ने रिप्लेस किया था लास्ट फंड मैनेजर को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के, तो भी सेम तरीके की कंसर्न थे, क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप उस समय पे अंडर परफॉर्म कर रहा था। रोशी जीन के आने के बाद वो आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो काफ़ी सारे लोगों की नज़र एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे वापस आती है। एंड अगेन वापस से चीज़ें हुई हैं, फंड मैनेजर चेंज हुआ है। अब जो नया फंड मैनेजर आएगा वो देखना पड़ेगा कि वो क्या इस फंड को और ऊपर लेकर के जाता है या यहाँ से नीचे लेकर के चला जाता है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है तो आप कॉशियसली नोट करो कि ये फंड मैनेजर क्या चेंज कर रहा है, क्या चेंज नहीं कर रहा है, रिटर्न्स कैसे हैम्पर होते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करता है या नहीं करता। फंड मैनेजर का चेंज होना मतलब आप ये मान लो म्यूचुअल फंड में ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं और म्यूचुअल फंड या तो अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म करना शुरू करता है। क्योंकि जब भी कोई नया फंड मैनेजर आता है वो अपना एक फ्लेवर लेकर के आता है। कई फंड मैनेजर काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, कई फंड मैनेजर काफ़ी डिफेंसिव होते हैं, कई फंड मैनेजर हाइब्रिड होते हैं, कई फंड मैनेजर हो सकता है कि क्योंकि फ्लैक्सी कैप है तो भाई हो सकता है पूरा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में डाल दे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि वो कैसे अप्रोच के साथ आते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर अपनी थीम के बेसिस पर ही इन्वेस्ट करता है, वो किसी के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करता। और फंड मैनेजर एक ऐसी चीज है जो आपका पैसा बढ़ाएगा भी और आपका पैसा डुबा भी देगा। अगर हम टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो रिसेंटली अगर आप देखोगे अंडर परफॉर्मेंस गई। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि जो फंड मैनेजर उसने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया था, लेकिन अब टर्बुलेंस के अंदर जा रहा है तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जब रिटर्न बन रहे थे तो किसी को दिक्कत नहीं थी, जब रिटर्न नहीं बन रहे थे तो दिक्कत होती है, और ये नॉर्मल है। तो आने वाला टाइम एचडीएफसी एएमसी के लिए कैसे होता है इसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से काफ़ी अमेजिंग फंड मैनेजर्स थी, इनको रोकना चाहिए था ज़्यादा पैसे दे करके। लेकिन अगेन जो भी एम्प्लॉय अच्छा करता है, कोई भी एम्प्लॉयर उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें लगता है नया आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो स्टेप्स लिए काफ़ी अच्छा है। कह रहे हैं कि कोई दूसरा फंड ये चूज़ करेंगे, दूसरा फंड हाउस चूज़ करेंगे, तो देखते हैं कौन सा चूज़ करते हैं ये। अभी तो काफ़ी अलग अलग लीक्स निकल करके आ रही है, बट अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए था। अब आपको फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्पेशली एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप को। अगर मैं करंट एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप की बात करूं तो लास्ट एक साल के अंदर जो रिटर्न्स रहे हैं इसके 10% के रहे हैं। पराग पारेख की अगर मैं रिटर्न्स आपको दिखाऊं पैरेलली, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो 8% के, तो ऑलरेडी जो आउट परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दिख रही है। 3 साल के जो रिटर्न्स रहे हैं, क्योंकि 3 साल के हम चेक कर सकते हैं 21.40 और 3 साल में 21.52, तो दोनों के नेक टू नेक रहे हैं। और पराग पारेख के साथ नेक टू नेक कंपटीशन भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप वन ऑफ द बेस्ट फ्लैक्सी कैप हुआ करता था। अब आगे भी होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। तो इसके ऊपर आप अपनी जो नज़रें हैं इसको गड़ा करके रखें और देखें कि अब रोशी जीन को जो रिप्लेस करने वाले हैं वो कौन आएंगे। अगर आप देखोगे इनकी जो क्वालिफिकेशन है 9 से 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है। 1.3 ट्रिलियन रुपीस के आसपास इन्होंने मैनेज किया हुआ है। क्वालिफिकेशन CFA PGDM ACA इन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है। काफ़ी अलग अलग AMCs के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। पहले इन्होंने फ्रैंकलिन ज्वाइन करा था, उसके बाद उन्होंने काफ़ी अलग अलग ज्वाइन करे। एचडीएफसी फोकस फंड को ये मैनेज करती थी, मैनेजर थी वहाँ पे। एचडीएफसी ELSS टैक्स सेवर फंड IDCE वाले जो फंड होते हैं फ्लैक्सी कैप को मैनेज करती थी। तो एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है। बट येस नाउ हम ये कह सकते हैं कि अब ये इस फंड के साथ लिंक नहीं है, तो इस फंड के ऊपर एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप को देखना पड़ेगा कि अब कौन सा नया फंड मैनेजर ज्वाइन करता है और इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो अगर आपको एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप या पराग पारेख में से चूज करना हो कौन सा करोगे, यहाँ पे ये वीडियो आ रही है, इसको देख करके आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने डिटेल एनालिसिस करी हुई है। और जियो ब्लैक रॉक काफी इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है, इसको देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ कोई खास डेटा है नहीं, लेकिन एक एज है जहां से जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप हो सकता है शाइन करता हुआ, देखिए एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।